हम चैप्टर स्टडी कर रहे थे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसमें हमने 7 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। अब उसके बाद कुछ एक स्टूडेंट्स का कहना ये है कि एग्जाम्पल करवाए जाए उन्हें, ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें अनसोल्ड सम की। तो आज हम एग्जाम्पल ही करेंगे और बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स की ये कि वो खुद अनसोल्ड करना चाहते हैं, तो हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे यार। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ इक्वेशन। यूज ऑफ इक्वेशन टू डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ शेयर और अमाउंट ऑफ न्यू इश्यू। हम इक्वेशन का यूज़ करेंगे, एक मैथमेटिकल इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे न्यू इशू, नंबर ऑफ न्यू शेयर इशू फाइंड आउट करने के लिए, या फिर अमाउंट ऑफ न्यू इशू फाइंड आउट करने के लिए हम एक इक्वेशन का यूज़ करेंगे। उस इक्वेशन का यूज़ करने के लिए क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको दो कंडीशन का फुलफिल करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। एक तो जो आपका न्यू इशू है, न्यू इश्यू और रिडम्पशन दोनों के दोनों आपके होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों प्रीमियम पे होने चाहिए। पहली कंडीशन आपकी ये है कि न्यू इश्यू और रिडम्पशन दोनों ही आपके प्रीमियम पे होने चाहिए। दूसरी कंडीशन इसके लिए ये है कि जो प्रीमियम और रिडम्पशन है वो ग्रेटर देन होना चाहिए प्रीमियम ऑन न्यू इश्यू से। जो अमाउंट है यहाँ पे आप अमाउंट और लिख लेना, अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज ग्रेटर देन प्रीमियम ऑन न्यू इश्यू, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल कर रही क्वेश्चन की स्टेटमेंट, तब हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये इक्वेशन यूज़ करने के लिए एक और कंडीशन बन सकती है वैसे, कि आपका जो सरप्लस है, सरप्लस या जो फ्री रिजर्व है, वो लेस देन है उस पूंजी से जो कि रिडीम की जानी है। या इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो सरप्लस और फ्री रिजर्व इज लेस देन टोटल वैल्यू ऑफ रिडम्पशन। ये तीन कंडीशन अगर आपकी फुलफिल होती है किसी भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, अगर ये तीनों कंडीशनें फुलफिल होती है तो आप इक्वेशन का यूज़ करोगे न्यू शेयर के अमाउंट्स फाइंड आउट करने के लिए, या नंबर ऑफ न्यू शेयर कितने आपने इश्यू करने हैं वो फाइंड आउट करने के लिए। वो ये इक्वेशन आपको तब यूज़ करनी होगी जब आपको ये कहा जाता है कि मिनिमम फ्रेश इश्यू करके आपको प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है। अगर आपको मिनिमम वर्ड बोला ही नहीं जाता, फिर रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि हम ये चेक करें कि तीनों कंडीशनें हमारी फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो सबसे पहला वर्ड जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको चेक करना है कि आपको ये दिया गया कि नहीं दिया गया कि मिनिमम फ्रेश इश्यू करके आपको रिडीम करना है प्रेफरेंस शेयर का। और फिर उसके बाद अगर ये तीनों कंडीशनें फुलफिल होती है उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, तो फिर हमें इक्वेशन का यूज़ करके फाइंड आउट करने होंगे न्यू इश्यू का अमाउंट या नंबर ऑफ शेयर्स जो हमें न्यूली इशू करनी। ऐसी सिचुएशन हमारे सामने क्यों आती है, एक एग्जांपल देख लो आप। जैसे कि हमें रिडीम करना है प्रेफरेंस शेयर है हमारे पास
1 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, हमें 10% पे रिडीम करना है, 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है हमें। इट मीन्स 10,000 हमें प्रीमियम के चाहिए होंगे। अब हमारे पास सरप्लस अवेलेबल है 40,000। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास कुछ है ही नहीं। दूसरा जो हम न्यू इश्यू कर रहे हैं वो 2% है। तो इस केस में अब हमें कहा गया है कि हमें मिनिमम फ्रेश इश्यू करके अगर हमें इन प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, 1 लाख की उनकी कैपिटल थी, 10% उन्हें प्रीमियम पे करना है। इट मीन्स टोटल मिला के उन्हें 1,10,000 हमें पे करने हैं। हमारे पास सरप्लस अवेलेबल है 40,000। अब पहली कंडीशन हमारी ये वाली फुलफिल होगी कि नहीं होगी? सरप्लस और फ्री रिजर्व हमारे पास लेस देन है टोटल वैल्यू ऑफ रिडम्पशन से, इससे लेस देन है। दूसरी कंडीशन हम ये चेक करेंगे कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और प्रीमियम ऑन न्यू इश्यू है कि नहीं है। रिडम्पशन पे भी हम प्रीमियम पे करें और न्यू इश्यू पे भी हम प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, तो दोनों में प्रीमियम एक में हम पे कर रहे हैं और एक में हम चार्ज कर रहे हैं, तो दोनों न्यू इश्यू और प्रीमियम रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है। पहली कंडीशन हमारी ये फुलफिल होगी। उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज़ ग्रेटर देन प्रीमियम ऑन न्यू इश्यू। अब ये चीज़ हमें तब पता चलती जब हमें ये पता होता कि अमाउंट कितना है, क्योंकि 2% तो हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज़ तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। अब तक के जो हमने क्वेश्चन में, अब तक के क्वेश्चनों में तो हमने यही किया है कि जैसे 1 लाख हमारे पास प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल है और 40,000 का हमारे पास सरप्लस है, तो 40,000 का तो अरेंजमेंट ये हो गया। हमें अब कितने और चाहिए? 60,000 और चाहिए। तो 60,000 के लिए हम न्यू इश्यू कर लेते थे अब तक के क्वेश्चंस में, लेकिन इस क्वेश्चन में हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? अब 60,000 के अगर हमें 60,000 के लिए और अगर हमें न्यू इश्यू करना पड़ता है तो कैलकुलेट करके देखो आप, इसमें अगर आपको शेयर की वैल्यू भी पता हो कि 10 रुपये का एक आपको इश्यू करना है, तो आपको कितने इश्यू करने पड़ेंगे? 6,000 शेयर आपको इश्यू करने पड़ेंगे। ₹10 का एक है, टोटल 60,000 हो गए और इस पर 2% प्रीमियम होगा, तो 1,200 रुपये प्रीमियम के आपके पास आएंगे, तो 61,200 आपके पास आएंगे। अब ये कर सकते थे आप, लेकिन इससे फिर क्या होगा? देखो 60,000 का तो अरेंजमेंट हो गया, टोटल मिला के 1 लाख का अरेंजमेंट हो गया, लेकिन ये जो प्रीमियम था हमारा ये तो कम रह गया। अब प्रीमियम के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम अगर एट प्रेजेंट हमारे पास है तो वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। न्यू इश्यू से जो प्रीमियम हमें प्राप्त हुआ है वो यूटिलाइज़ हम कर ही रहे हैं, तो 10,000 तो नहीं बनी है, तो हमारा फुली कवरअप तो नहीं हो पाया ना, फुली रिडीम हम नहीं कर पाए। प्रीमियम के लिए हमें और अमाउंट चाहिए और सरप्लस हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं। तो इसीलिए इस तरीके की सिचुएशन जब हमारे सामने आती है तब भी हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम फ्रेश इश्यू हमें करना पड़े और जो प्रीमियम हमें पे करना है वो भी पे हो जाए और जो कैपिटल हमें पे करनी है वो भी पे हो जाए और सरप्लस का भी यूटिलाइज हो जाए। तो इसीलिए एक इक्वेशन हम फ्रेम करेंगे। इक्वेशन को याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस कंसेप्ट आपने समझना है। इक्वेशन किस तरीके से आपकी बनेगी वो पता नहीं है, इक्वेशन को आपको जस्ट कंसेप्ट को समझना है। तो हमें क्या चाहिए? प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए एक तो हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के फेस वैल्यू के अनुसार पैसा चाहिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जितने की भी हमारी उतना पैसा हमें चाहिए, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम और रिडम्पशन पे करने के लिए हमें पैसा चाहिए। अब ये पैसा हमें कहाँ कहाँ से अरेंज करना है? हमारे पास सरप्लस अवेलेबल है और एट प्रेजेंट अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है, प्लस और हम कहाँ से प्राप्त करने वाले हैं पैसा? न्यू इश्यू से। तो न्यू इश्यू
हमें पता नहीं है कितने का है, न्यू इशू तो हमें पता ही नहीं है, तो हमें पता करना है। तो जो पता करना है उसको हम एक्स मान लेते हैं कि न्यू इशू कितनी वैल्यू का हमें करना है, हमें पता नहीं, हमने उसको एक्स मान लिया। प्लस में न्यू इशू पे जो हमें प्रीमियम रिसीव होगा वो भी हमें यूटिलाइज करना है। तो जैसे यहाँ पर टोटल वैल्यू है, अब न्यू इशू पे जिस रेट से आपको प्रीमियम चार्ज करना है, जैसे 5% से प्रीमियम आपको चार्ज करना है, तो x का 5% आप कैसे निकालोगे, x इंटू में 5/100, इस तरीके से आप निकालते हो। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 5x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, 5x/100। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो एक एग्जाम्पल हम सोल्व करके देखते हैं कि कैसे ये एप्लीकेबल होगी। एग्जाम्पल नंबर 8 तो आप अपने आप कर लोगे, हम 9 सोल्व करते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज एट 31 मार्च 2012 इज एज फॉलो। बैलेंस शीट हमें ये दे रखी है, हमें दे रखी है इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल हमें दे रखी है 40 लाख की, जिसमें इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ का ईच है। उसके बाद हमें दे रखी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 लाख की, जिसमें कि प्रेफरेंस शेयर 20 रुपीज़ का ईच है। सिक्योरिटी प्रीमियम हमें दे रखा है 20,000 का, और सरप्लस हमें दे रखा है 6,80,000 का। तो हमें जो मेन चीज़ें चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सिक्योरिटीज प्रीमियम वो हमें दे रखा है 20,000 का, सरप्लस हमें दे रखा है 6,80,000 का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें दे रखी है 12 लाख की, और ये जो हमारा हर एक शेयर है वो 20 रुपये का एक है। नीचे ट्रेड पेबल दे रखा है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एसेट साइड में हमें दे रखा है प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड बैंक। अब नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है हम वो रीड आउट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड इमीडिएटली एट प्रीमियम ऑफ 10%। तो प्रीमियम और रिडम्पशन हमारा कितना है, 10% है। टू प्रोवाइड कैश फॉर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड फॉर 3 लाख। अब हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दी, जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो हमने सेल कर दी। इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितने की सेल की है, 3 लाख की, और एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट थी कितने की, बैलेंस शीट में आप देखो इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है 3,50,000 की। 3,50,000 की हमने सेल की है 3 लाख में। मिनिमम बैलेंस ऑफ 2,10,000 इज रिक्वायर्ड एज सरप्लस आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जो मिनिमम बैलेंस है हमारा टू बी रिटेन एंड सरप्लस, वो हमारा 2,10,000। ये बैलेंस हमें मेंटेन करके रखना है रिडम्पशन के बाद भी। मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ रेस्टेन इज इश्यूड एट 10% प्रीमियम फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन। अब उसके बाद हमें ये कह दिया कि मिनिमम नंबर ऑफ शेयर आपको इश्यू करने हैं। %10 प्रीमियम, ये आपको स्टेटमेंट दे दी। स्टेटमेंट की की पॉइंट्स हमने नोट किए हैं। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि आपको रिडम्पशन कितने का करना है, 12 लाख का करना है। आपके पास सरप्लस अवेलेबल है ऑलरेडी 6,80,000 का। पहली कंडीशन, सरप्लस की वैल्यू कम है,
प्रेफरेंस शेयर से, तो हमें मिनिमम फ्रेश शेयर इशू करनी है। ये कंडीशन हमारी फुलफिल कर रहा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। दूसरी, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे है और न्यू इशू भी प्रीमियम पे है, ये भी फुलफिल कर रहा है। अब तीसरी, हमें तब पता चले जब हमें ये पता हो कि नंबर ऑफ शेयर हमारे कितने हैं, तभी हमें प्रीमियम पता चलेगा, अदरवाइज तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें इक्वेशन तो यूज़ करनी होगी। तो इक्वेशन यूज़ करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास सरप्लस कितना अवेलेबल है जिसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बैलेंस कितना दे रखा है हमारा सरप्लस अकाउंट में, बैलेंस इन सरप्लस हमें दे रखा है 6,80,000 का। अब इसमें से हमें क्या कर देना है, यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट जब हमने सेल की है तो हमें 50,000 का लॉस हुआ है। ये लॉस फुलफिल कहाँ से होगा, सरप्लस से ही फुलफिल होगा। कल भी मैंने आपको एक एंट्री बताई थी, जब इन्वेस्टमेंट सेल करें तो एंट्री क्या करेंगे हम, जब हमने सेल की तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 3 लाख से, और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये अकाउंट भी डेबिट होगा 50,000 से। टू आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट सेल कर दी तो ये 3,50,000 की थी, आपने सेल कर दी, पहली एंट्री ये हो गई। उसके बाद दूसरी एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी, सरप्लस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000, इस खाते को आप राइट ऑफ कर रहे हो या ट्रांसफ़र कर रहे हो इसको सरप्लस अकाउंट में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे आप दोनों ही वर्ड यूज़ कर सकते हो। बुक के अकॉर्डिंग ये वाला वर्ड यूज़ कर रहा है, अगर हम जनरली चलें तो इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आप वो वर्ड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000। तो ये देखो 50,000 से हमारा सरप्लस कम हो गया कि नहीं हो गया, तो इसमें से हम लेस कर देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000, तो ये लेस हो गई। कितने रहे हमारे पास, 6,30,000। अब उसके बाद इसमें से हम क्या लेस कर दें, जो हमें मिनिमम बैलेंस रिटेन करना है, लेस मिनिमम बैलेंस टू बी रिटेन, जो हमें रिटेन करना है वो है 2,10,000 का। तो यहाँ पर रह गए हमारे 4,20,000। तो 4,20,000 का हम यूटिलाइज कर सकते हैं रिडम्पशन के लिए, बाकी हमें न्यू इश्यू से प्राप्त करना हो। तो अब इक्वेशन हम बना लेते हैं, इक्वेशन का हमें पता है यूज़ करनी पड़ेगी हमें। तो हमें टोटल कितने रिडीम करने हैं, 12 लाख के प्रेफरेंस शेयर हमें रिडीम करने हैं। तो प्रेफरेंस शेयर जो हमारी कैपिटल थी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी है 12 लाख की, तो 12 लाख तो हमें ये पे करनी है, प्लस प्रीमियम हमें पे करना है इनके ऊपर। कितने प्रीमियम पे ये रिडीम करने हैं, ये आपको रिडीम करने हैं 10% प्रीमियम पे। तो 10% 12 लाख का आप कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 12 लाख का अगर आप 10% निकालोगे तो 1,20,000। तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो है आपका 1,20,000। अब ये वाली वैल्यू आपको चाहिए, ये अरेंज आप कहाँ से कर सकते हो, आपके पास ऑलरेडी क्या है, इज इक्वल टू, इट मीन्स ये आप कहाँ से अरेंज कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी क्या है, सरप्लस अवेलेबल है। सरप्लस आप कितना यूज़ कर रहे हो, 4,20,000 का। उसके बाद आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास कितना अवेलेबल है, 20,000 ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास, तो ये 20,000 आप ये यूटिलाइज कर सकते हो। इसके बाद जो आपको अमाउंट चाहिए वो आप कहाँ से प्राप्त करोगे, न्यू इश्यू से। न्यू इश्यू से अगर आपको प्राप्त करनी है तो वो आपको पता नहीं है न्यू इश्यू की अमाउंट कितनी है,
तो हम उसको मान लेते हैं, यहाँ पर आप लिख लेना assume न्यू इश्यू इज रेस x के इक्वल हमारा न्यू इश्यू, तो हमने x माना प्लस अब प्रीमियम हमें न्यू इश्यू प्रीमियम पे करना है 10% प्रीमियम पे, तो x का 10% अगर हम निकालेंगे वो हमारा कितना आ जाएगा 10x डिवाइड बाई 100। ये वाली आपकी इक्वेशन बन गई। तो फुल इक्वेशन आपकी क्या बनी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज इक्वल टू सरप्लस प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस x प्लस आप करोगे x इंटू में रेट ऑफ प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम डिवाइड बाय 100। इसी तरीके से आपने इक्वेशन बनाई और ये सेम आपने यहाँ पे लिख लिया। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लो आप। 4,20,000 और 20,000 कितने हो गए 4,44,000 सॉरी 4,40,000 और यहाँ पर हमारे हो गए 13,20,000। 13,20,000 इज इक्वल टू 4,40,000 प्लस x प्लस 10x डिवाइड बाय 100। तो ये प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का। 13,20,000 x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना हमें। 13,20,000 माइनस 4,40,000 इज इक्वल टू x प्लस 10x डिवाइड बाई 100। यहाँ पे कितनी रहेगी वैल्यू 13 में से 4 लाख लेस करेंगे, ये हमारा रहेगा 9 लाख। 9 लाख में से 20,000 और आप लेस करो 8,80,000। 8,80,000 इज इक्वल टू क्या है, इसको आप सोल्व करके लिख लो। जब आप इसको सोल्व करोगे 100 हमारा एलसीएम आ गया, 100x प्लस 10x, तो वैल्यू हमारी क्या आ गई 110x डिवाइड बाई 100। जब आप इसको प्लस कर रहे हो तो यही वैल्यू आएगी आपकी। तो 110x डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 110x डिवाइड बाई 100। इसकी सोल्व करके वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है। अब आपको x इज इक्वल टू चाहिए, तो x इज इक्वल टू कैसे आप फाइंड आउट करोगे 8,80,000 इनटू में। अब ये अगर x के चाहिए तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 110 हो जाएगा इज इक्वल टू x। तो अब इसको सोल्व कर लो। 80,000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो गया 8 लाख। तो आपको जो न्यू इश्यू करना है वो 8 लाख का करना है, 8 लाख का आपको न्यू इश्यू करना है। ये आपको अमाउंट पता चल गई, न्यू इश्यू की अमाउंट पता चली। आपको ये ध्यान रखना है नंबर ऑफ शेयर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जितने का आप इश्यू करे हो इक्विटी शेयर, कितने का इश्यू करे हो आप। इसमें आपको इश्यू करने को बोला गया है, क्वेश्चन नंबर था ये 9। 10 का ईच था, 10 रुपये का एक था, तो आपने 80,000 शेयर इशू करने हैं। किस पे, प्रीमियम पे, 10% प्रीमियम पे इक्विटी शेयर इशू करने हैं। तो ये हमारी इक्वेशन यूज़ करके हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमें 80,000 शेयर इशू करने हैं। अब उसके बाद जनरल एंट्रियाँ हमें करनी है। तो जनरल एंट्रियाँ आपको पता ही है कैसे करते हैं। जनरल एंट्रियाँ करने के लिए ये वाली तो मैं रफ कर देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ न्यू इश्यू के लिए जनरल एंट्रियाँ बता रहा हूँ, बाकी आपने खुद करनी है। यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके पास
न्यू इशू कर रहे हो आप 80,000 शेयर का, उसके लिए आपको क्या करनी है, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, 80,000 शेयर है, 8 लाख का आप इशू कर रहे हो और किस रेट पे आप कर रहे हो, 10% प्रीमियम पे अगर आप कर रहे हो, 10% प्रीमियम 80 लाख का 10% कितना हो गया 80,000। इट मीन्स बैंक में आपके कितने आएंगे 8,80,000 आपके बैंक में डिपॉजिट होंगे। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आपका होगा 8,80,000 का। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा 8,80,000 से। टू आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल में कितने ट्रांसफर करोगे 8 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम आपने कितना रिसीव किया है 80,000। ये एंट्री होगी न्यू इश्यू के लिए। अब उसके बाद आप एंट्री करोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए जो आपको अरेंजमेंट करना है उसके लिए आप एंट्री क्या करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को ट्रांसफ़र करोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा 80,000। ये है आपके पास जो अभी आपने न्यू इश्यू करके प्राप्त किए हैं, और 25,000 आपको ऑलरेडी थे, दे रखे थे। 25,000 थे या 20,000 थे, हम देख लेते हैं एक बार। सिक्योरिटी प्रीमियम हमें दे रखा था 20,000 का। 20,000 का हमें सिक्योरिटी प्रीमियम पहले बैलेंस शीट में दे रखा है। 80,000 आपने ये रिसीव कर लिए, तो 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास था, उसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो कहाँ, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट में। उसके बाद बाकी जो रह गया, बाकी कितना रह गया, हमें कितना प्रीमियम पे करना है 1,20,000 पे करना है, तो 20,000 हमारा हो रह गया। तो बाकी आप कहाँ से अरेंज करोगे, सरप्लस से। सरप्लस अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 1,20,000। ये एंट्री आपकी होगी प्रीमियम के लिए। उसके बाद आप CRR के लिए एंट्री करोगे। आप CRR क्रिएट करने जा रहे हो, तो CRR क्रिएट करने के लिए आप एंट्री क्या करोगे, सरप्लस अकाउंट डेबिट। अब सरप्लस अकाउंट में आपके पास कितना बैलेंस रह गया, 4,20,000 थे आपके पास। 20,000 आपने यहाँ डाल दिए प्रीमियम और रिडेम्पशन में। अब कितने रह गए आपके पास, 4 लाख। तो सरप्लस के 4 लाख आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, CRR में, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 4 लाख। ये आपका CRR में ट्रांसफ़र हो गया। एक सरप्लस की एंट्री जो मैं पहले ही करवा चुका हूँ, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी आपको एंट्री करनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, ड्यू की एंट्री कर दोगे। चलो मैं करवा देता हूँ पूरी एंट्री आपको। ये वाली एंट्री इन्वेस्टमेंट सेल करने के लिए ये पहले होनी थी आपकी, इस एंट्री से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 3 लाख आपके बैंक में आए हैं। एक और होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 टू आपका इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेस्टमेंट सेल की है 3,50,000। उसके बाद सरप्लस अकाउंट डेबिट 50,000 टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000। ये एंट्री हो जाएगी
इन्वेस्टमेंट सेल करने